हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 22 अप्रैल। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में 21 और 22 का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, एक दिन करंट अफेयर आएगा, एक दिन एडिटोरियल आएगा, तो दो दो दिन का करंट अफेयर, दो दो दिन का एडिटोरियल हम एक साथ करा करेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रहा है, क्योंकि कोविड-19 जितने भी आजकल आप न्यूज़ देखोगे उसमें 90% या 95% क्या है, आपका कोविड-19 से रिलेटेड ही न्यूज़ है, ठीक है। तो डिस्कस को भी करेंगे, बट जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम वही सारी डिस्कस डिस्कस चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। देखो जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा सारी डिटेल में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है। अभी देखो अमेजोन ऑर्डर ले रहा है कि नहीं, मैंने कल तक तो चेक किया था, नहीं ले रहे थे। होपफुली आप आज एक बार चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन कल तक तो अभी तक ये ऑर्डर लेना स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। जिनको वीडियो पैक लेना होगा हम इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं वीडियो पैक लेने के लिए, ठीक है। अभी तक 3 मई तक दोस्तों जो है आपका लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो घर में रहिए, स्टे होम, बी सेफ, सेफ योर फैमिली, और घर पे ही रह के आराम से पढ़ाई करिए। उसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो पैक भी निकाल रखा है, जिसमें हमने ऑफ भी दे रखा है कोविड 19 के दौरान, ठीक है। जिसमें आप एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, एसे, द हिंदू एटुअल डिस्कशन, सारे हमारे पैक्स को क्या कर सकते हो आप परचेज कर सकते हो विद द डिस्काउंट, ठीक है। इसका हमने कॉम्बो पैक भी मिला के बना रखा है, तो आप इसको चाहो तो हमें कॉम्बो पैक के रूप में भी ले सकते हो। आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए रिलेवेंट है, तो उस हिसाब से आप अपने पैक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड की बात की थी मैंने दोस्तों कि आप हमारे अकाउंट नंबर दिए गए हैं तो अकाउंट में जमा कर सकते हो फी पेमेंट, या फिर हमने इसी नंबर पे आपको बताया था कि फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम यूपीआई सारा इसी नंबर पे है, तो आप इसी नंबर पर डायरेक्टली हमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जिसको भुगतान रसीद हम कहते हैं, उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर भेज देना है। 8840385335 वाले नंबर पे हमें क्या करना है, आपको जस्ट भेज देना है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते तो हम इस नंबर पे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे दोस्तों हमें आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोविड की बात करें, अगर कोरोना वायरस की बात करें, कोविड 19 की बात करें दोस्तों, तो 19,000 से ज़्यादा भारत में देखो केसेस बढ़ते चले गए हैं। तो लॉकडाउन तो देखो 19 तारीख तक है। अभी गवर्नमेंट हमें उसमें क्या क्या रियायत देती है हमें ये तो नहीं पता है, ठीक है। बट आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू एच ओ, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ ने इसको कोविड 19 नाम दिया था, तो डब्ल्यू एच ओ के बारे में थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मैंने बताया था आपको। 194 मेंबर कंट्री है, ठीक है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 से हो गई थी, उसी दिन से फंक्शनिंग चालू हुआ था। इसी डेट को हम 7 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी चीज़ें ऐड करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश के भी टर्म्स यूज़ करिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे एक साइड आपको हिंदी रहे, एक साइड इंग्लिश रहे, ठीक है। तो आगे चल के जो भी वीडियोज आएंगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि दोनों डुअल लैंग्वेज में कर दे, जिससे कि जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, ये आपके इस बार की प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो ये चारों के चारों रिपोर्ट कौन निकालता है दोस्तों, पब्लिश्ड बाय डब्ल्यूएचओ। तो ये बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो चाइना के वुहान शहर से फैला था दोस्तों कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वुहान सिटी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा यांगसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसको यांगसी हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, यांगसी, ठीक है। इसको हम यांगसी ऐसे लिख देते हैं। ये रिवर देखो तो यहाँ पे है, यांगजी पढ़ोगे अगर आप वैसे प्रोनाउंसिएट करोगे तो बड़ा यांगजी आ जाता है, बट वैसे नॉर्मली देखो तो ये यांगसी रिवर है, ठीक है। बेसिकली टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया गया। 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सर्विसेज डे मनाया गया, ठीक है। तो देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बेसिकली क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक एक करके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम सिविल सर्विसेज मनाते क्यों हैं। 2016 से हमने इसको बना 2006 से हमने इसको मनाना चालू किया था, ठीक है। तो एक एक करके सारे चीजें पढ़ते हैं। देखो सिविल सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, देखो इसकी न्यू जो रखी थी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी। सिविल सर्विसेज की जो न्यू रखी थी वॉरेन हेस्टिंग में रखी थी शुरू शुरू में। और इसे एग्जाम कहाँ होते थे, पहले ब्रिटेन में होते थे, इंग्लैंड में एग्जाम हुआ करते थे। फिर बाद में इसको इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाने लगा। पहले बस इंग्लिश में ही होता था। इवन इंडिया में जब चालू हुआ था तो सिविल सर्विसेज 80 के दशक तक दोस्तों इंग्लिश में ही बस होता था, हिंदी वगैरह कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन न्यू रखे जाने की बात की जाती है, फादर ऑफ, मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, अगर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की बात करें, अगर भारत के अंदर, ठीक है, नागरिक सेवाओं के पिता की बात करें तो इसको चार्ल्स कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए न्यू किसने रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग रखी थी। और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या की, तो भारत में न्यू रखी थी सिविल सर्विसेज की, ठीक है। इसीलिए इनको हम कहते हैं भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1947 में दोस्तों भारत आजाद हुआ, ठीक है।
तो जो उनके सिविल सर्वेंट थे वो तो चले गए, जो पहले से सिविल सर्वेंट काम कर रहे थे हमने उनको क्या किया, इंडिया का सिविल सर्वेंट बनाया। तो 21 अप्रैल 1947 को क्या हुआ, देखो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री थे। उन्होंने 600 के आसपास से रियासतों को मिलाया था, जिसमें से 3 रह गए थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद तो हमने मिला लिया, जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो आपको आज तक भी पता है कि क्या ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको यूटी बना दिया गया, अभी लद्दाख और यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये 3 मुद्दे थे उस टाइम पे। बाकी इन्होंने सारी रियासतें, मतलब लगभग 597 के आसपास की रियासतों को उन्होंने मिला लिया था भारत में। और एक गृह मंत्री भी थे उस टाइम। तो जब 21 अप्रैल 1947 को इन्होंने क्या किया, संबोधित किया, ठीक है, बैठक ऑफ हाउस में। तो इन्होंने जितने प्रोविजनरी ऑफिसर थे भारत के, तो इनको उन्होंने नाम दिया था भारत का स्टील फ्रेम, ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये इन्होंने क्या किया था, नाम दिया था, ठीक है। सिविल सर्विसेज जो उस टाइम के लोग थे, सिविल सेवक थे या सिविल सर्विसेज के पर्सन्स थे या प्रोविजनरी ऑफिसर थे, उनको ये नाम दिया था। तब से हमने क्या किया, 2006 में हमने डिसाइड किया कि 21 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, सिविल सर्विसेज डे मनाएंगे। तो उसके बाद से आप देखोगे तो हर साल हम 21 अप्रैल, ठीक है, को हम क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। तो 21 अप्रैल 2006 से ये चालू किया हमने, 2006 से दिल्ली में, कहाँ से, विज्ञान भवन, ठीक है। तो विज्ञान भवन से हमने दोस्तों इसको सेलिब्रेट करना चालू किया है। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। तो बेसिकली हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, सरदार पटेल भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो यही है बेसिकली इसका चीज़ है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे कोई डे हम क्यों मनाते हैं। बेसिकली डे क्या है कि प्रशासनिक सेवा में आप जाएंगे दोस्तों, किस लिए जाएंगे, कि एक लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को तक चीज़ें मुहैया करा सकें, गरीबों के कल्याण के लिए मैक्सिमम काम कर सके, इतनी डाइवर्सिफाई नेचर में लोगों के लिए काम कर सकें, ठीक है। आपको यहाँ हर क्षेत्र में हर चीज में छूट मिलेगी कि आप क्या कर सको, काम कर सको, लोगों की सेवा कर सको, ठीक है। सारे दायित्व तो आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली सारे टर्म्स दोस्तों जो आपको जस्ट याद रखना था इसमें, ठीक है। अभी क्या है कि देखो, लोक प्रशासन विशेषता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप कुछ अच्छा करते हो, राइट, तो उसके लिए आपको अब अवार्ड भी मिलते हैं। और अवार्ड भी 3 फेजेज में दिए जाते हैं। पहला फेज होता है 7 सिस्टर +1 +3 स्टेट्स, ठीक है। 7 सिस्टर +1 का मतलब क्या, 7 तो वो राज्य हो गए जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, प्लस एक सिक्किम हो गया। उसके अलावा 3 और राज्य कौन कौन से दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तराखंड आ जाता है, उसके साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर यूटी आ जाता है। इन सबको एक साथ मिला जाता है, मतलब इन कैडर में अगर आप हो, इन राज्यों में हो, तो किसी एक पर्सन को ये अवार्ड मिलेगा। उसके बाद जो हमारे प्लेन के 18 राज्य आते हैं, उसमें से किसी एक पर्सन को ये अवार्ड मिलेगा। उसके बाद जो इतने हमारे 9 यूटी, सॉरी यहाँ पे 9 यूटीज था, मैंने 7 कर दिया, ठीक है। जितने हमारे 9 यूटीज है, इन 9 यूटीज में से किसी एक को दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये 9 यूटीज भी कैसे, तो जम्मू कश्मीर को अब इसमें शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल कर, मैंने यहाँ पे अपडेट करना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 9 यूटीज के लिए एक 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 अवार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा 18 राज्यों में से एक को दिया जाएगा अवार्ड, और बाकी ये आपके इसमें से दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली टर्म्स याद रखिएगा, 3 फेजेस में बांट देगा, हिलीज एरियाज, प्लेन एरियाज और यूटीज। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। सुबनसिरी नदी पर दोस्तों बेली या बैली पुल बना, ठीक है। ये दारो पीजो एक प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस पे ये पुल बनाया गया है। जस्ट अभी इमेज भी हम देख लेंगे। वो आप उस पुल बनने से फायदा क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ हिमाचल है, बाकी के, सॉरी हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जो रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उसको उसने जोड़ने का काम किया है, ठीक है। तो रोड कौन बनाता है, जो बॉर्डर एरिया होता है दोस्तों, उस पर बीआरओ रोड बनाता है। बीआरओ का मतलब क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा कि जो रोड्स बनाते हैं वो बीआरओ बनाते हैं, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है दोस्तों, रोड, ये बेसिकली याद रखिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। आपको पता है चाइना के साथ हमारे 3488 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, जिसमें से 1128 किलोमीटर की अकेले अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगती है, हमारी अरुणाचल प्रदेश से हमारी बॉर्डर लगती है अकेले की। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो ये बस पुल देख के लगेगा, तो आप जो हिमाचल वगैरह में रहते हैं उनको लगेगा ये नॉर्मल सा पुल है, लेकिन इस नदी पे ये दूसरा पुल है, तो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट, ठीक है। तो अब इसमें आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी के बारे में भी देखेंगे। तो इसका उद्गम जो होता है दोस्तों, ये आपका तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है, और जो असम घाटी से बहते हुए क्या ये जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। इसी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। एक टर्म्स याद रखिएगा, इसी नदी को दोस्तों हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। और व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो याद रखिए, वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये नदी। और सुबनसिरी की 2 सहायक नदियां हैं, सीए और कमला। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि यूपीएससी आजकल थोड़े माइनर डिटेल्स भी पूछने लगा है। तो याद रखिएगा, सपोज करिए सुबनसिरी रिवर ऐसे आ रही है, तो इसकी 2 सहायक नदियां हो गई आपके, सीए और कमला, और ये जाके कहाँ मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो एक इमेज में हम आगे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीजें भी पढ़ाई देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही आपकी सुबनसिरी रिवर, ठीक है। ये है आपकी कौन सी रिवर, सुबनसिरी रिवर। और इधर से मान लेते हैं कमला आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे रंगा आ रही है, फिर वैसे सीए आ रही है।
ये नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं और ये रिवर फाइनली आके कहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये रिवर फाइनली आके दोस्तों आपको मिल जाती है जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, आंगसी ग्लेशियर से। चाइना में इसको सांपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग के नाम से जानते हैं। फिर ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और माजुली द्वीप जो एक तैरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है आज के टाइम पर असम में, ठीक है, तो ये भी किस नदी किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। फिर इसकी सहायक नदी याद रखिएगा कौन कौन सी है। अगर इधर से आप ऐसे जा रहे हो तो ये आपका राइट साइड होगा, उधर लेफ्ट होगा, सॉरी, ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तो इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी देखो तो दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहिंग है, धनसिरी है, कपिली है, बराक है। ये कौन सी साइड की है, इनकी लेफ्ट साइड की नदियां हैं, ठीक है, इसको बायां साइड बोलते हैं। और इधर इसका राइट आएगा क्योंकि नदी ऐसे बह रही है ना, राइट। तो ये देखोगे सुबनसिरी, रंगा नदी, जिया भरेली, राइट, आपका पुथीमारी, मानस, तिपकई, संकोश और तीस्ता, तीस्ता भी से क्वेश्चन पूछ चुका है, और गंगा, ठीक है, ये ऐसी नदियां बहती हैं। देखो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको उसको जमुना बोलते हैं। जब गंगा नदी मिल जाती है तो इसको पद्मा बोलते हैं। जब गंगा और जमुना मिल जाती है दोनों तो पद्मा बोलते हैं। फिर आगे जाके जब ये बराक रिवर जो मेघना के नाम से यहाँ पे मिलती है, तो जो ये है, जो गंगा रिवर कह लो या ब्रह्मपुत्र नदी कह लो, इसको हम मेघना कहते हैं लास्ट में, तो मेघना के नाम से दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये टर्म्स भी याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स याद रखिए। देखो रिवर दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ वैसे बहुत बार। सपोज करो आप ऐसे वॉक कर रहे हो, मान लेते हैं आपको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, आप ऐसे वॉक कर रहे हो, राइट। तो जब आप आगे ऐसे बढ़ रहे हो तो आपका इधर देखोगे राइट साइड आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा। आप ऐसे वॉक कर रहे थे, अब मैंने क्या किया, आपको इधर खड़ा कर दिया, ठीक है। आपको मैंने क्या किया, इधर खड़ा कर दिया। अब आप मेरे सामने देख रहे हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपका ये वाला जो साइड होगा दोस्तों लेफ्ट साइड होगा, और ये वाला साइड राइट साइड होगा। तो रिवर भी तो ऐसी चल रही है, राइट, राइट, समझ रहे हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने पढ़ा दिया था, बहुत पहले पढ़ाया है, वैसे बहुत बार हमने पढ़ा है। थोड़ी सी अरुणाचल प्रदेश की पोस्ट मॉडर्न भी कर लेते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये 3 राज्यों से लगता है। कौन कौन से पहले देश हैं देख लेते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, भूटान के साथ बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ लगता है। उसके बाद इसका स्टेट के साथ बॉर्डर की बात करें तो नागालैंड से बॉर्डर लगता है, आसाम के साथ बॉर्डर लगता है। तो बेसिकली याद रखिए इसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। तो बेसिकली चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो नेशनल पार्क आपने यहाँ ऐड कर रखा है प्लीज़ इसमें इंग्लिश भी ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपकी फरमाइश पे हम इसको इंग्लिश में भी थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको नाम थोड़ा बता, देखो नाम दफ़ा को इंग्लिश में भी नाम दफ़ा ही बोलेंगे, तो आप इसको नाम दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसका राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। तो जहां जहां राष्ट्रीय आएगा याद रखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल। उद्यान का मतलब होता है बेसिकली पार्क, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं उसको, तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ, वन्य का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का मतलब जीवन, अभ्यारण्य का मतलब सेंचुरी, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा टाइगर रिजर्व इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जो लोग इंग्लिश में है उनके लिए मैंने सारी चीजें बता दी। देखो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान को नमदफा ऐसे आप इंग्लिश में लिखिए, और नेशनल पार्क हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान को। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान या मोलिंग नेशनल पार्क, पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य या पखुई, मतलब पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये दोनों सेम ही नाम रहेगा, ठीक है। और इसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, 22 फरवरी 1947 को मिला था। कैपिटल ईटानगर है, जैसे हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे देखो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1998 में बना था, दिहांग दिबांग। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। तो आपसे ये पूछा जाता है, मस्क डियर के लिए फेमस है, तो बेसिकली ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों एक्चुअली भारत को इन्होंने $1 अरब दिया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 2014 में बना था दोस्तों, ठीक है। ब्रिक्स देशों ने इसको मिलकर बनाया था। तो देखो ये तो थोड़ा सा हो गया इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जितने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलने वाली है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है इसके बारे में, ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, राइट। अब देखिए इसकी स्थापना तो 16 जून 2009 को कर दी गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को कर दी थी, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो इसमें लास्ट में एस जोड़ देते हैं, ठीक है। एस जोड़ देते हैं। तो पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया था, बाद में इसको साउथ अफ्रीका ऐड होता है तो इसका ब्रिक्स नाम हो जाता है। तो जो 10th समिट हुआ जोहानबर्ग में, वहाँ पे इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया था, ठीक है। अब ये बना क्यों, पहले तो देख लो लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देखोगे ये 3 कॉन्टिनेंट को बेसिकली दोस्तों ये साझा करता है। देखो रसिया, इंडिया, चाइना, ये तो एशिया के पार्ट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद साउथ अफ्रीका कहाँ का पार्ट है, तो ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, राइट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये आपका क्या होता है, साउथ अमेरिका आ जाता है ना। साउथ अमेरिका का पार्ट आ जाता है ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील किसका पार्ट है, तो साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो साउथ अमेरिका का पार्ट है, याद रखेंगे आप, राइट। तो ये 3 कॉन्टिनेंट को मेजरली
मेजर करता है और बड़े बड़े देशों को लेता भी है इसमें, ठीक है। अब बेसिकली इसकी कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग्स की बात करेंगे, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, एक पर्सन था जीमो नील। जीमो नील करके एक पर्सन था जो गोल्डमैन सैच नाम की कंपनी था उसका, वो क्या था, चेयरमैन था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, गोल्डमैन सैच नाम की एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, उसका वो चेयरपर्सन था। 2000 उसमें एक में उसने कहा कि देखो, ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया उसने कि ये ब्रिक बनना चाहिए क्योंकि ये आने वाले टाइम में पूरे देश पे राज करने वाली है, ठीक है। जिम नील ने कब कह दिया था, ये 2001 में। फिर 2006 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग हो रही थी, तो ये देश मिले आपस में, ब्राजील मिला, रसिया मिला, इंडिया मिला, चाइना मिला। उन्होंने कहा यार, जो जिम उन्होंने कहा था, क्यों ना उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली 2009 में दोस्तों ब्रिक्स बना ही दिया, ठीक है। रसिया में उन्होंने मीटिंग की 16 जून 2019 को, और उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया। जिम ओनिल की कहावत थी, जिम ओनिल ने कहा था, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमी ब्रिक। बाद में इसमें यस जोड़ दिया गया, बट इन्होंने ये बात कही थी। मतलब अगर ये देश तरक्की करेंगे तो पूरा वर्ल्ड तरक्की करेगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट था। हर साल इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो 9 समिट 2017 में हुआ था चाइना में, 10 समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, 11th हुआ था ब्राजील में, और अभी जो होने वाला जुलाई में रसिया में होगा। एक होता कैसे है, जैसे अगर आप ब्रिक्स लिखोगे, ठीक है, तो इसके नाम के हिसाब से दोस्तों ये होता है। जैसे अगर आप यहाँ ब्रिक्स लिख दो तो आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, BRICS। देखो अब कहाँ पे हुआ था, चाइना, यहाँ से 2017 देखो, चाइना, चाइना के बाद किसका नंबर आएगा, साउथ अफ्रीका। जब यहाँ पे नाम खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट होगा पहले से। तो अभी कहाँ पे हुआ, ब्राजील में 2019 में हुआ। 20 में कहाँ होने वाला, रसिया। फिर 21 में कहाँ होगा, 2021 में होगा दोस्तों, इंडिया, ठीक है। एक टाइम पे देखो, आप याद कर लो, किसी भी एक टाइम पे याद कर लो, 2018 का याद कर लो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो मैं उससे पीछे का भी पूछूंगा तब भी आप बता लोगे, उससे आगे का पूछूंगा तब भी बता लोगे। तो एक सीक्वेंस है, जैसे इसका नाम है ब्रिक्स, कंट्री के नाम के हिसाब से इनकी मीटिंग होती है। जैसे इस साल ब्राजील में हुआ, तो जो पिछले साल 2019 में ब्राजील में हुआ, तो अगले साल कहाँ पे होगा, रसिया में, 20 में, मतलब इस साल। और इसके बाद 2021 में कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा। फिर उसके साल 2022 में कहाँ होगा, चाइना में होगा। फिर 2023 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगले साल कहाँ होगा, फिर ब्राजील में होगा। तो ये सीक्वेंस में ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स याद रखेंगे। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इन्होंने 2014 में बनाया था, जिसमें क्या है कि सारे लोगों के शेयर इक्वल है, मतलब ये पांचों देश मिलके इक्वली पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, इनमें इक्वली शेयर होता है। और कुछ शेयर होते हैं लगभग 5 लाख के आसपास, अनएलोकेटेड होते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, जैसे कोविड-19 आ गया, तो उस कंडीशन में किन किन देशों की जरूरत है, उन देशों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बनाया गया था बेसिकली, ठीक है। तो भारत को इसमें लगभग 14 भारत के प्रोजेक्ट है जिसमें अप्रूवल दिया है, जिसमें इन्होंने पैसे दिए हैं, लगभग कुछ 4000 के आसपास, बिलियन के आसपास इन्होंने पैसा दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, यहाँ पे 4,183 मिलियन डॉलर की राशि भारत के 14 परियोजनाओं में अभी तक ये मंजूरी दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होगी चीजें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करतारपुर कॉरिडोर साहिब की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें, करतारपुर कॉरिडोर साहिब की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो देखो, चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि अभी तूफान आया जो इनका कॉरिडोर बनाया गया था, उसकी मरम्मत कराई जा रही थी, इसलिए चर्चा में। लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर साहिब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बनाया था, इसलिए सिख धर्म का एक पवित्र प्लेस के रूप में माना जाता है, और ये रावी नदी किनारे पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो समझ में आया, अभी क्या समझ में आया कि रावी नदी कहाँ पे है। तो रावी नदी की बात करेंगे हम थोड़ी सी। तो रावी नदी की बात करें दोस्तों, तो कांगड़ा के रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलता है, ठीक है। रोहतांग पास से निकलता है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी, ठीक है। और अंत में जाके दोस्तों ये इंडस रिवर में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी नदी पे एक बांध बना है, थीन बांध। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीन बांध कहाँ बना हुआ है, ठीक है। देखो पंजाब का मतलब समझिए, पंजाब का मतलब है 5 नदियों का मेल, इसीलिए इसको हम नाम क्या देते थे, पंजाब, ठीक है। पंच नदियां आगे मिलती थी, उसकी मैपिंग हम भी करेंगे, ठीक। देखो एक तरीका और भी है पढ़ने का, सिख धर्म की चर्चा हो रही है, तो सिख धर्म से रिलेटेड जितने भी गुरु हैं, टोटल 10 गुरु हैं, तो उन 10 गुरुओं के बारे में क्यों ना एक एक करके पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो पहले गुरु थे दोस्तों गुरु नानक देव जी, ठीक है। इन्होंने लंगर प्रथा स्टार्ट की थी और सिख धर्म का स्थापना भी की थी, ठीक है। और आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी, तो ये याद रखेंगे, पहले गुरु ये थे। अंगद देव, अमरदास, रामदास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने लिपियां लिखते चले गए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक पर्सन आता है, ये अर्जुन देव, पहले इंपॉर्टेंट है, पांचवें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना की, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। प्लस गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, मतलब इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी एक बाइंडिंग करके इन्होंने किताब के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हरगोबिंद सिंह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। जो सिख थे उनको सैनिक जाति में भी बदला था, लड़ाकू सैनिक, जैसे निहंग की बात करते हैं, ठीक है। ये लोग निहंग जो होते हैं लड़ाकू होते हैं, राइट। तो इन्होंने लड़ाकू पद्धति में बदलने का काम किया। फिर हरदेव हरकिशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। गुरु तेज बहादुर
का औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। तो सर इनका भी कटा था, अर्जुन देव का भी सर कटा था, ठीक है। बट ये बेसिकली याद रखिए गुरु तेज बहादुर के बारे में पूछ लेता है कि औरंगजेब ने किसका सर कटवा दिया था, तो बेसिकली याद रखिएगा गुरु तेज बहादुर का। फिर आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी और अंतिम गुरु भी थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको सिख धर्म के बारे में बेसिकली याद रखना है। अब थोड़ी मैपिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर तो इंडस रिवर देखो यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये इंडस रिवर आपकी ऐसे 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 ये चली जाती है। एक यहाँ पे पंचनद प्लेस है, उसको समझेंगे क्या है। जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, पहली रिवर ये हो गई आपकी, ठीक है। तो ये उसमें 5 नदियों में काउंट नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। ये मेन रिवर कही जाती है। पहले आती है झेलम, ठीक है। फिर झेलम में जाके मिल जाती है आपकी चेनाब। फिर उसके बाद आके नदी आती है रावी, ठीक है। फिर रावी के बाद एक नदी आती है ब्यास। फिर एक नदी आती है यहाँ से सतलज। सतलज में फिर ब्यास रिवर मिलती है। फिर ये सतलज आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके चेनाब में मिलती है। चेनाब और दोनों ये नदियाँ मिलकर जाके कहीं एक जगह पे मिल जाती हैं इंडस में, जिसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो देखो नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, सतलज और ब्यास, ये तीनों नदियों पे पानी का कंट्रोल भारत का है। जो 1860 में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान और इंडिया के साथ मिलकर समझौता हुआ था, इसमें पूर्व की 3 नदियां मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियां किसके पाले में चली गई, पाकिस्तान के। मतलब इसमें अगर 80% 90% पानी ये यूज करेंगे तो 10% भारत यूज करेगा, नीचे वाले के भारत अगर 90% पानी यूज करेगा तो 10% ये यूज करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इसको किया गया था, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स याद रखिएगा। पंचनद कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे याद रखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसको पंचनद के नाम से जानते हैं, 5 नदियों के नाम से जानते हैं। इसी के नाम पे पंजाब नाम भी पड़ा था। तो ये बेसिकली टर्म्स याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। देखो मैंने हर डायमेंशन कवर करने की दोस्तों कोशिश की है, जितने पॉसिबल चीजें हो सकती है तो उतनी हमने पॉसिबल चीजें करने की कोशिश की है। अगर आप विश्वास करिए, अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो प्रीलिम्स का ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप कर ना पाओ। लेकिन इस लेवल तक सोचना पड़ेगा, इस लेवल तक आपको करना पड़ेगा, तब जाके सफलता हाथ लगेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। जिनको वीडियो पैक वगैरह लेना है वो आप ले सकते हो, अभी भी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।